मैंने 2 शादियां की थी, एक गांव की लड़की से और एक शहर की। लेकिन गांव वाली बीवी के पास बहुत काम आता क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती। इस दफा जब मैं गांव आया तो मेरी गंवार बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर ली। यूं वो बार बार मेरे पाँव दबाती और रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना कर लाती, जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक रोज गला खराब हुआ तो लस्सी नहीं पी। अभी मुझे लेटे थोड़ी देरी गुजरी थी कि सर पर मेरे आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए लस्सी बना कर लाई। तो मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम ये लस्सी मेज पर रख कर बाहर चली जाओ, क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी में बड़ी कौफत सी होती थी। वो मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है तो मैं बाहर सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी। मैं कमरे में नहीं सोऊंगी। मैंने सदफ का मुंह तकता रह गया। वो तो ऐसी नहीं थी। मैंने जब भी गांव आता वो मेरे इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाती जैसे तितली फूल के गिर्द मंडराती हो। मैं मुस्कुरा कर बोला, नेकी और पूछ पूछ। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम रोने लगेगी, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी हैरत में ही था कि आखिर उसको हुआ क्या है। खैर मैंने कंधा उचक दिया और दिल ही दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, गोबर की बदबू से जान तो छूटेगी। एक सांस में गटागट पूरी लस्सी का जग पी गया। हम गांव के रहायशी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी देसी खुराकों से मोहब्बत नहीं छोड़ते। मैं यूं तो ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता, मगर जब भी गांव आता तो मेरी पहली तरजीह लस्सी होती। मैं लस्सी पी कर लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी में से फोन पर बात करने लगा। मैं मोना की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें, अशफाक अपनी स्पेंडो बीवी से खूब पैसे लेकर आना, हम यहाँ पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। तो मैं हंसता ही चला जाता कि ऐसा ही करूँगा। बात करते करते ना जाने कब सो गया, कुछ इल्म ही नहीं हुआ। सुबह आँख खुली तो सदफ मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मजाज एकदम से खराब हो गया। अब इसके बेकार बातें सुननी पड़ेंगी। मगर मुझे हैरत तब हुई जब वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े बदले, खेतों का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो गया था, मगर अभी तक वो कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके अम्मी को जमा करवाने थे, फिर मैं शहर वापस चले जाना था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब मेरी बीवी घर से भाग गई है। कुछ करे मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी बीवी क्यों भाग गई? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी हुई थी। वो रोने लगा और बोला, चौधरी साहब हुई तो मोहब्बत की थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी बीवी के तेवर बदल गए थे। रात भर बहाने बहाने से उठकर बाहर सहन में जाती। एक रोज मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वो सहन में बैठी किसी लड़के से बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो कदमों में गिरकर माफी मांगी। अगली दफा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। रात में बड़ी गहरी नींद सोया। सुबह उठकर देखा तो बीवी घर में ही मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर ना जाने मेरे सामने सदफ क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर मैंने सर झटक दिया और कहा, फिक्र न करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3-4 मुलाजमों को आसपास के गांव में भेज दिया था। शाम तक दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी मिल गई थी। मैंने उसके शोहर की मौजूदगी में उससे पूछा कि तुमने इंतहाई घटिया कदम क्यों उठाया? तो बोली, चौधरी साहब मेरा शोहर मुझे वक्त नहीं देता। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मगर इसको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में मुझे मोहब्बत मिली तो उसके साथ भाग गई। अब मैं अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तुम लोगों का घरेलू मसला है, जो सही लगता है वो कर लो। मैं उनको छोड़कर घर चला आया। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था। मैं जमीनों के कागजात लेकर ऊपर छत पर चला गया। मैं कागज देखने लगा। आज भी सारी की सारी जायदादें सदफ के नाम पर ही थी। दरअसल सदफ मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों एक ही आंगन में खेल कूद कर जवान हुए थे। मेरे मामू और अब्बू आपस में कजन भी थे और दोस्त भी। उनके नाम ना ज्यादा जमीनें थी। दोनों दोस्तों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। इतनी समझ बूझ मुझ में कहाँ थी, इसलिए इस रिश्ते पर कोई खास इतराज नहीं हुआ। फिर मैं जैसे बड़ा होता गया तो सदर से सामना होने के बराबर ही था। वो मुझसे बहुत शर्माती, इसलिए मेरे सामने आने से भी गुरेज करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला गया। शहर की दुनिया तो बहुत अजीब रंग ढंग के लिए थी। मुझे शहर पसंद आ गया।
इसलिए मैं बहुत कम ही गांव चक्कर लगाया करता था। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्ती कई लड़कियों से भी हो गई। एक रोज अम्मी की कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली तुम्हारे इकलौते मामू चल बसे, जल्दी से गांव वापस आ जाओ। मैं बहुत घबरा गया, जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ और वापसी की राह ले ली। मेरी मामू की बड़ी दोस्ती थी, वो हमेशा ही हर मुश्किल में मेरे काम आते। अम्मी तो मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की भी इजाजत नहीं दे देती। ये तो मामू ही थे जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाजत दिलवा दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जब गांव पहुंचा तो मुझ पर असल कयामत तब टूटी। मुझे बताया गया कि सिर्फ मामू का ही नहीं इंतकाल हुआ, बल्कि मामू, ममानी और अब्बू एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई एक भी बच नहीं पाया। मैं तो सदमे से पागल ही हो गया। मेरी अम्मी की हालत बहुत अजीब थी। हम पर वो वक्त बहुत मुश्किल था। 2 महीने मैंने गांव में ही गुजारे। सदब भी हमारे घर आई हुई थी क्योंकि उसका अपना घर तो उजड़ चुका था। तब मैंने सदफ को बहुत गौर से देखा। वो तो बहुत ही सीधी सादी थी, बल्कि बेवकूफ़ों की हद तक सीधी थी। चाल चलन भी उसका पेंडू ही था। गोया कि मैं भी गांव का रहने वाला था, मगर मैं सदफ की तरह बिल्कुल नहीं था। मुझे सदफ से गोबर की बदबू आती थी, और वो एक बात कि उसने मुझे आज तक गोबर का हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो बहुत लाडली थी अपने वालिदैन की। जब अम्मी और सदफ का गम कुछ कम हुआ तो मैंने वापस शहर जाने के लिए राह ली, क्योंकि मेरे इम्तिहानात भी होने वाले थे। शहर जाने से पहले मैं अम्मी से कह गया था कि आप सदफ के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे, क्योंकि वो मेरे जोड़ की नहीं है। तो अब तो अम्मी चुप कर गई, मगर जब मैं इम्तिहानात से फारग होकर वापस आया तो अम्मी ने मेरे सामने रो रो कर आंसू बहा दिए। वो बोली, अशफाक, तुमने 3 लोगों की आखिर ख्वाहिश मानने से इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जान लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सदफ से ही होगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बेइंतहा मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए शादी के पहले दिन ही मैंने सदफ को जूते की नोक पर रखने लगा। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि सदफ तो मामू की करोड़ों की जायदाद की मालकन है। अब उस जायदाद की देखभाल भी मुझ पर आन पड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं भी अपने लिए राह तलाश कर ली थी। हुआ यूं था कि मैंने सारी ज़मीनें वगैरह मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी थी। मैं हर महीने आकर रजिस्टर देख लेता और बाकी का हिसाब किताब अम्मी के हाथों में दे जाता। खुद पैसे बटोर कर शहर चला जाता। मैंने शहर में ही अपने लिए एक जॉब तलाश कर ली थी। मैंने जॉब के मतलब अम्मी को बताया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अशफाक, यहाँ तुम करोड़ों की ज़मीनें छोड़कर मुलामत करते फिरोगे? मैं बोला, अम्मी, दरअसल बात ये है कि मैं सदफ से शादी नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पसंद वो, उसे ना तो पहनने का ढंग और ना उठने बैठने का। मुझे डर है अगर मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहा तो सदफ को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। उन्होंने मुझसे मजीद कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर भाई की बेटी की खुशियाँ बचा ली थी। शहर में खूब अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था। सदफ की ज़मीनों से काफ़ी आमदन हो जाती थी। मैं शहर में उड़ा देता। मैं जहाँ ऑफिस में मुलाजमत करता, वहाँ पर एक नई लड़की की जॉब के लिए आई थी। उसका नाम मैमूना था। उसकी जानदार शख्सियत देखकर मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। मुझे जैसी ही बात मत और सरफिरी लड़कियाँ पसंद थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती होगी। मैमूना काफ़ी बेबाक थी, वो सदर जैसी डरपोक नहीं थी। मैं मैमूना के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उससे शादी के मुतल्लिक पूछा तो उसने फौरन से हाँ कह दी। मैमूना से शादी करके मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया। मेरी शादी का घर में किसी को भी नहीं पता था। मैं अपने सोचों में मगन था कि मैमूना की याद सताने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे इसकी फिक्र होने लगी। शाम होने लगी। मैं जल्दी से नीचे आया और सब हिसाब किताब अम्मी को देकर शहर जाने की इजाज़त मांगने लगा। अम्मी परेशान हो गई। वो बोली, बेटा, सुबह चले जाना, अभी अंधेरा फैल गया है, मुझे तुम्हारी फिक्र सता रही है। सदब बोली, अम्मी जाने देना, इनको 100 काम शहर में फंसे होंगे, फिर देर सवेर तो होती रहती है। मैं सदफ को देखता ही रह गया। उस वक्त तो वो मुझे मैमूना की फिक्र थी, इसलिए मैं शहर चला आया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि सदफ पर काट रही होंगी। मैं रात देर से घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा बेल बजाता रहा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। यूं ही मुझे खड़े खड़े 10 से 15 मिनट हो गए। तभी कहीं जाकर मैमूना ने दरवाजा खोला। वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थी और खूबसूरती
लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर मेकअप किए हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे रूबरू खड़ी हुई थी। मैं बोला, मेमुन्ना, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम सो रही थी, फिर मुझे इतनी ही देर इंतजार क्यों करवाया? तो बड़ी उदास सी बोली, मैं सो ही रही थी, मगर जब उठकर दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे और जल्दी से मैंने शावर लिया और यूं सज सवर कर आपके सामने आ गई। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, इतने दिन बाद शौहर घर वापस आए तो बीवी अजीब से होलिये में उठकर शौहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, मेमुन्ना, बात तो तुमने मुनासिब की। मेमुन्ना ऐसी ही थी, उसकी सोहबत में सब कुछ बदल गया। अगर गिला शिकवा मेमुन्ना ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी। वो महंगी चीज़ों की शौकीन थी, मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि उसके मेमुन्ना के शौक पूरे कर सकूं, इसलिए अब मैं सदफ की ज़मीन का लालच भी करने लगा। अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जायदाद उसके शौहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे शहर में भी सदफ के अजीब रवैये का ख्याल आता रहा, इसलिए मैं एक हफ्ता शहर में रहकर काम का बहाना बनाकर गाँव चला आया। मेमुन्ना बहुत रो रही थी, वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो कहती कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी बहुत लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। और उसका भी इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि सदर बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत प्यारा सा मेकअप किया हुआ था, हाथों पर मेहंदी भी लगाई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तैयार क्यों हो, तो बोली अपनी सहेली की शादी में गई थी इसलिए तैयार हुई हूँ। मुझे उसकी बात पर बेतहाशा हंसी आई। जिंदगी में पहली दफा वो मुझे अच्छी लगी। मैं उसका हाथ थामा और अपने कमरे में ले आया। मुझे उस रोज पहली दफा एहसास हुआ था कि सदा बेचारी इतनी भी बुरी नहीं जितना मुझे लगती थी। शाम को अम्मी घर आई तो हम दोनों को साथ देकर बहुत खुश हुई। वो तो मेरी बलाई लेती ना थकती थी। रात हुई तो मुझे सदफ की जग के लस्सी का गिलास दिया, जिसे पीते ही सो गया। सुबह में सोकर उठा तो बहुत हैरान हुआ, रात भर इतनी देर तक क्यों सोता रहा। घर में तो लेट सोने की आदत थी, मगर गांव में 8 बजे ही सो जाता। दिन भर सदफ मुझसे दूर दूर ही रही, यहाँ तक कि मैं कोई बात भी करता तो उसका जवाब नहीं देती। मैंने उससे वजह पूछी तो बोली, आप बिला वजह ही सोच रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं चुप कर गया। शाम 5 बजे शहर से चौकीदार की कॉल आई। वो बोले, साहब जी, यहाँ शहर में मसला हो गया, आप जल्दी से यहाँ पहुँचे। इस मसले के मतलब बीबी जी से बात ना करिएगा, वो परेशान हो जाएगी। बेहतर तो यही है कि उन्हें अपने आने की खबर भी मत दीजिएगा। मैंने चौकीदार से कहा कि फिक्र न करे, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इस दफा भी सदफ का राज जाने बगैर ही जा रहा था। मैं शहर जाने लगा तो सदफ ने मुझसे मिलना गवारा भी नहीं किया। मैं गाड़ी में बैठा लाशऊरी तौर पर सदफ और उस शाम से मुतल्लक सोचता रहा जो उसके साथ बिताई थी। रात 11 के करीब मैं घर पहुंचा। मैंने चौकीदार से सवाल किया, क्या मसला हुआ? वो बोला, साहब जी, घर के जाना मसला है, आप घर की ये चाबी लेकर खुद ही घर में दाखिल हो जाएं, आपका मसला नजर आ जाएगा। मैंने सर हिला दिया और चाबी लेकर घर में दाखिल हो गया। मुझे अपने बेडरूम से आवाजें आ रही थी। दिल डूबने लगा कि इस टाइम मेरे घर कौन आया हुआ है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरे दिल और पैरों तले जमीन निकल गई कि मैं मुन्ना एक लड़के के साथ इंतहाई बेतकल्लुफ़ी के साथ बैठकर गपशप लगा रही थी। जैसे ही इन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए। मैं अभी तक बेयकीनी की हालत में था। वो लड़का होशियार निकला। उसने मेरी इस हालत का फायदा उठाया और मेरे पहलू से निकलकर भाग गया। मैंने आगे बढ़कर मेमुन्ना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, ये कौन था? मेमुन्ना रोने लगी और बोली, वो मेरा भाई था, डर लग रहा था इसलिए इसको बुला लिया। इतने में चौकीदार की आवाज आई। वो बोला, साहब जी, ये लड़का आपके जाने के बाद ही इधर ही रहता है, मैं इसको पकड़ लाया हूँ। मैंने मार मार कर लड़के की दुर्गत बना दी थी। तब मेमुन्ना ने रोकर मुझसे इस लड़के की जिंदगी की भीख मांगी। वो बोली, इशफाक, ये लड़का मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे और हमने ये तय कर लिया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाते शादी नहीं करेंगे। मैंने ऑफिस में जॉब करनी शुरू कर दी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक अमीर तरीन चौधरी मेरे इश्क में मुब्तला है। जब आपने शादी के मुतल्लिक पूछा तो मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि इस शादी से हमको बहुत फायदा था। मैं आपकी सारी जायदाद हटाना चाहती थी, इसलिए आपके साथ मोहब्बत का ड्रामा करने लगी। मैंने मेमुन्ना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बोली, अब आपको मेरी सच्चाई का इल्म हो गया है तो मुझे तलाक देकर आज़ाद कर दो। मैं बोला, नहीं मेमुन्ना, कभी भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम इसी घर में कैद रहोगी, ना तुम्हें अपनों का और ना ही छोड़ूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे वहीं छोड़कर खुद गांव वापस चला गया। मैं सुबह सवेरे गांव वापस पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान हुई। वो बोली, बेटा, क्या बात है जो तुम ना शहर में सुकून मिलता है और ना ही गांव में?
मैं छुपी रही। मुझे देखकर सदफ को जरा भी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी एक बीवी से धोखा खा चुका था, दूसरी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने इसके मामलात पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी, इसे अपने पास बाला, ताकि वो काम का बहाना बनाकर उठ जाती। एक दोपहर में सोकर उठा तो घर खाली पाया। मुलाजमा से सदफ के मतलब पूछा तो उसने बताया कि वो छत पर गई है। मैं छत पर गया। वो दोपहर के इस वक्त छत पर क्या कर रही है, इसलिए मैं दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं छत पर चढ़ा तो सदफ और अम्मी को साथ साथ बैठे पाया। अम्मी से पूछ रही थी कि सदफ, तुम इशफाक से दूर क्यों भागती फिरती हो? तुम्हारी मर्जी नहीं थी इस शादी में क्या? वो रोने लगी और बोली, अम्मी, जब से होश संभाला है खुद को इशफाक से मोहब्बत करते हुए पाया। वो भी अच्छा था, मगर तब तक जब तक शहर नहीं गया था। जब से वो शहर गया है खुद को कोई बहुत आला मखलूक समझने लगा है। शादी के बाद मैंने इशफाक को अपनी जानब राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुझसे दूर भागता, यहाँ तक कि उसके पीछे भागते भागते मैं खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगने लगा था मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मगर फिर मैंने सोचा कि इशफाक के इस रवैये के पीछे वजह क्या है। मैंने पता करवाया तो पता चला उसने शहर में दूसरी शादी कर रखी है। उस रोज़ मैं खुद को बहुत बेबस महसूस किया। मैं आपसे छुपकर बहुत रोई थी। उस रोज़ मैंने सोच लिया था कि इशफाक के सामने आने से गुरेज करूंगी, अपने दिल में उनकी मोहब्बत को छुपा कर रखूंगी, मगर उनसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। इसलिए अब मैं उनसे दूर दूर रहने लगी हूँ। अम्मी की बेयकीनी सी आवाज़ आई, सदफ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर ले? तब मैं आगे बढ़ा और बोला, अम्मी, ये सच कह रही है। मैंने आपसे सबसे छुपकर अपनी पसंद की शादी की, शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। मगर आपको इल्म है कि जब गांव वापस आ जाता था तो वो मेरे पीछे अपने आशिक को घर बुलाया करती। मुझे इस बात का कभी इल्म ही नहीं होता। अगर मैंने नया चौकीदार न रखा होता। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ कर आया हूँ। वो अब तलाक मांग रही थी, मगर मैंने उसे घर में कैद कर दिया। मुझसे बेवफाई करने वाली का यही अंजाम होना चाहिए। अम्मी बोली, बेटा, जो तुमने उस मासूम बच्ची के साथ बेवफाई की उसका क्या? मैं रोने लगा और सदफ के सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो तुमसे नफरत करता था। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। वो बोली, आपको माफ़ कर तो दूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं बोला, एक नहीं 100 शर्तें बताओ। मैं मुन्ना को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और मुझसे वादा करे कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। मैंने उसे वादा कर लिया। मैं मुन्ना को तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी को माँ के साए के नीचे गुजारने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।